लास्ट क्लास में हम लोग एक इंट्रोडक्शन का क्लास किए थे ना, और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रारूप ऐसा बना हम लोगों का जिससे कि यूरोपीय भारत आए, है ना। बैकग्राउंड पूरा समझ गए हैं। आज हम लोग इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग कुछ लिखेंगे भी और कुछ समझने का भी प्रयास करेंगे। आप कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है? देखें आप लोग, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है क्या? इस टॉपिक से जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, भारत मतलब भारत में यूरोपियों का आगमन, इससे अगर आप इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे ना तो इससे 3 प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि इनको क्रोनोलॉजिकली सजाना है कि किस क्रम में वो लोग आए हैं। मतलब भारत में यूरोपियों का क्रम आने का क्रम एक हो गया पहला क्वेश्चन। तो आपको पता है, आपको हम कल एक बताए थे, PDEDFS, ठीक है ना। ये क्या है? पुर्तगाल, ये वाला डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांस, स्वीडिश। ये जो है ये आपको याद रखना है, इसको आप लिख लीजिए कहीं, ठीक है ना। क्रम आपसे अगर पूछ देगा तो क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्रम क्या होगा? हाँ हाँ, एक सेकेंड सब लिख दे रहे भाई। पुर्तगाल या पोर्तुगाल दोनों होगा, है ना। एक मिनट भाई, थोड़ा सा मेरा जो है ना हिंदी कमजोर है। सीबीएसई से है। आप इसको लिख लीजिए। ये कब आए थे? उसके बाद ये कब आए थे? डच 1500 1502 में। उसके बाद ब्रिटिश कब आए थे? 1600। डेनिस कब आए थे? अभी हम लोग आएंगे, उसका स्थापना हुआ था और कंपनी का। हम लोग इसमें 3 चीज करने वाले हैं, पहले समझिए। पहले कि ब्रिटिशर्स या जो भी यूरोपीय थे भारत में आए कब, पहला। दूसरा, उनकी आने की प्रक्रिया में उनका एक कंपनी स्थापित हुआ था ब्रिटेन में या यूरोप में, अपने अपने देशों में। जैसे कल आपको हम बताए थे ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बना, है ना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, पहले लिखिए। हिंदी में लिखवाएं इंग्लिश में? इंग्लिश, हिंदी वाले लिखिए पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। 98, 1498। ये हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इसी साल पोर्तुगीज क्या हुआ, भारत भी आया, है ना। सेकंड लिख लीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 में हुई। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, 1602 में हुई। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, बहुत लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखिए डेनिश, डेनमार्क वाला, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई, 1616 में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई, 1664 में हुई। ठीक है, उसके बाद लास्ट लिख लीजिए 1664 64 1964 सॉरी 1664 और लास्ट लिख लीजिए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1773 या 31 1731 1731 ये जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना, ये हम लोग क्या लिखे हैं, उनके कंपनियों की स्थापना का डेट है ये। इट इज डेलिबरेटली टेलिंग यू अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट, क्या बोल सकते हैं उसको, अरे यार, एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ कंपनीज ऑफ ईस्ट इंडिया। फर्स्ट कौन बना, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी लिखे हैं उसे ब्रैकेट में पोर्तुगीज भी आप लिख सकते हैं, वो है आपका कब 1498, है ना, 1498। उसके बाद कौन बना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना। उसके बाद कब बना, 31 दिसंबर 1600 को। उसके बाद कौन बना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना। उसके बाद डेनिश, डेनमार्क वाला डेनिश कब बना, 1616। उसके बाद फ्रेंच 1664 और उसके बाद बना है स्वीडिश 1731। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हम ये कंपनी के स्थापना का बात बताए हैं इसमें, लेकिन भारत में आने का जो क्रम है ना, उसमें क्रम में आप देखिएगा तो उसमें क्या है ना, उसमें ये जो है ना, जो डच हैं वो आए हैं पहले, और ये ब्रिटेन जो है ना, ये इंग्लिश, ये इसके बाद आए हैं। लेकिन कंपनी की जब स्थापना की बात हो रही है तो कंपनी की स्थापना में ब्रिटेन पहले आया है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसमें तीन चीज हम लोग को करना है जो बहुत ज्यादा है, और हमको लगता है कि किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वैसा, कि इसके आगमन के हिसाब से, ठीक है ना, इसके कंपनी के मतलब डेट को एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से, और तीसरा फैक्ट्री लगाने के हिसाब से। ठीक है ना, फैक्ट्री में तो इतना सारा हम लोग को करना नहीं, हम लोग को बस 4 करना है। हम बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं, लगभग हम 34-35 जो सेट है ना क्वेश्चन आपका देखे हैं हिस्ट्री का। हमको लगता है कि पुर्तगाल, इंग्लिश, फ्रेंच और डच, यही 4 जो है कंटिन्यूअसली रिपीटेड मोड में पूछा है। ठीक है ना, किसी अलग सब्जेक्ट के पेपर में कुछ अलग पूछा है, दूसरे में कुछ और पूछा है, टीयर 1 में कुछ और पूछा है, टीयर 2 में कुछ और पूछा है सब इसी से रिलेटेड। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके इन सब के बारे में पहले लिखने का प्रयास करते हैं। अब भारत में आगमन का समय लिख लीजिए, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, मतलब
ये जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके फॉर्मेशन के डेट के हिसाब से आपने लिख लिया। अब लिखिए भारत में आगमन का क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ यूरोपियंस कमिंग टू इंडिया। इंग्लिश वाले जो है लिख लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ यूरोपियंस कमिंग टू इंडिया। हिंदी वाले लिखिए यूरोपियों का भारत में आगमन का क्रम। ठीक है, आगमन का क्रम। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। कब आया? 1498। डच 1502 कि 1602? कब है? 1602। उसके बाद कौन है? उसके बाद है आपका इंग्लिश, ठीक है ना। उसके बाद है आपका, फिर आपका डेनिस है, उसके बाद है फ्रेंच। फ्रेंच कब आया? 1664। ठीक है ना, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, डेनिस लिख लीजिए, 1616 में ही आया है और उसी साल इसका कंपनी का स्थापना भी हुआ। ठीक है, आप सुनिए, अभी हम एक सेकेंड, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, पहले आप इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना लीजिए, है ना। हम लोग एक एक करके लिखेंगे। पहले पुर्तगाल लिखेंगे तो इसके बारे में 5-7 लाइन लिखेंगे कि पुर्तगाल फैक्ट्री कब लगाया, ये कब लगाया, वो कब लगाया, वैसे करके आपके पास सही से रहेगा। ठीक है, तो आप बस इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बस संभाल लीजिए इसको, पहले पुर्तगाल, डच, है ना, इंग्लिश, ऐसे करके। पुर्तगाल, इसका ट्रिक यही याद रखिएगा, PDEDF और S। स्वेडिश भी आया था, है ना। पहला डी वाला डच है, दूसरा डी वाला डेनिस है, डेनमार्क वाला। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप पुर्तगाली, पुर्तगालियों का भारत आगमन, एडवेंट ऑफ पुर्तगाली टू इंडिया, या एडवेंट ऑफ पुर्तगाली इन इंडिया, पोर्तुगीज इन इंडिया। कितने लोगों के पास टीचर वाला क्वेश्चन बैंक है? क्वेश्चन बैंक नहीं है, आप एक चीज कीजिएगा, एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, या घटना चक्र है ना, सबके पास तो होगा घटना चक्र। घटना चक्र में आराम से आप उसको एक बार देखिएगा, सारा क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिया हुआ है। यूरोपियों का भारत में आगमन, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम 100 क्वेश्चन है। उन सब क्वेश्चंस को बनाइएगा। हम जो जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वो आपको हम साथ साथ बताते चलेंगे। हो सकता है कि हमसे कुछ छूट जाए, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन जो हम नहीं बता पाए जो एग्जाम में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, इतना सारा मल्टीपल सब्जेक्ट है और मल्टीपल सेट्स में क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा आपको ही मेहनत करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले पुर्तगाल वाला में लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए। इसकी स्थापना 1498 में हुई। इसकी स्थापना 1498 में हुई, 1498। 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाली नाविक वास्को डगामा, वास्को डगामा, वास्को डगामा केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने, वहां के शासक जमोरिन ने, वहां के शासक जमोरिन ने उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया, उत्साहपूर्वक
उनका स्वागत किया और जाते वक्त उनके जहाज को और जाते वक्त उनके जहाज को मसालों से भर दिया, मसालों से भर दिया, मसालों से भर दिया। मसालों के अतिरिक्त, मसालों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं, अन्य वस्तुएं जैसे साल्ट पीटर, साल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर समझते हैं? अरे नहीं, वो अलग चीज है। काला नमक टाइप का जो होता है ना। चलिए, सॉल्ट पीटर। कितना लोग सेंधा नमक खाए? रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप जो खाते हैं NaCl है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए लिखिए सॉल्ट पीटर। कपास, कपास नहीं लिखे, सॉल्ट पीटर लिख लीजिए। इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि मसाला, सॉल्ट पीटर इत्यादि। यूरोप ले गया, यूरोप ले गया और यूरोप के बाजार में, और यूरोप के बाजार में, यूरोप के बाजार में 60 गुना, यूरोप के बाजार में 60 गुना मुनाफे में, मुनाफे में बेचा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप। 1502 में, 1502 में, 1502 में, हाँ 1502 वास्को ड गामा पुनः भारत आया, पुनः भारत आया। एक और पॉइंट इसमें लिखिएगा नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज आप जान लीजिए, वास्को ड गामा पहली बार आया, दूसरी बार कौन आया? अल्बरेज, है ना। अल्बरेज कब आया? 1500 में आया। ये भी आप लिख लीजिएगा क्योंकि एक सेट में क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस सेट में मिला था, 1500 में अल्बरेज आया, है ना। हाँ, एक पॉइंट बना के इसको आप लिख लीजिए, 1500 में अल्बरेज आया। ये भी यहां पे क्यों आया? व्यापार करने ही आया था, वास्को ड गामा के पीछे आया। हाँ, दोनों पुर्तगाल का था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अल्बरेज जो है, पेड्रो अल्बरेज कहाँ का था, है ना, कहाँ का? पुर्तगाल। पहला बार 1498 वास्को ड गामा, दूसरी बार 1500 में अल्बरेज, तीसरी बार फिर वास्को ड गामा 1502 में। लिखिए उसको। अब एक महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए, आपको ये चीज पता है कि केरल यहां पे है। जब पुर्तगाली केरल में आएगा, यहां पे अपना साम्राज्य बनाएगा, तो पहला स्थापित कहां पे करेगा? फैक्ट्री। तो कोचीन में कब करेगा? 1503। 1503 में कोची में अपना पहला व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करेगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए। पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा 1503 में, पुर्तगालियों द्वारा 1503 में, पुर्तगालियों द्वारा 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री
कोचिन में व्यापारिक फैक्ट्री लिख लीजिए। फैक्ट्री रहने के लिए थोड़ी बनाएगा, व्यापार करने के लिए बनाएगा। व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, अब सिंपल सा एक चीज समझिए, ये आप समझ गए पुर्तगाल आया, कैसे कैसे क्या है, फैक्ट्री स्थापित किया। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, पुर्तगालियों ने 1503 में फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की। इस फैक्ट्री का मुख्य उद्देश्य ब्लैक पेपर जो था, जिसको आप बोलते हैं मरीच या काली मिर्च, काली मिर्च का रखरखाव करना था, मतलब केवल रखरखाव करना था। ठीक है ना, क्या ये हो सकता है? क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। फैक्ट्री जब भी होगा कोई एक काम के लिए, तो बहुत ज्यादा जब एक्सट्रीम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पहले एलिमिनेट कर दीजिएगा। अभी तक जो 2-3 बार एग्जाम हुआ है ना टीचर का क्वेश्चन, इसमें आप देखिएगा पहले बार में बड़ा इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। और आप ये भी देखे होंगे पिछले बार 1-2 पेपर में क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है ना। वन लाइनर तो है, लेकिन वन लाइनर में बहुत सारा स्टेटमेंट के फॉर्म में है कि नहीं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने का जरूरत है। 1503 में आया और वो एक व्यापारिक फैक्ट्री है, वहां पे रहने का, मिलिट्री एक्सपीडिशन, बहुत सारा चीज वहां पे वो करेगा। अब जैसे जब फैक्ट्री बनाएगा तो फैक्ट्री के साथ एक जगह भी तो बनाएगा जो उसका रखरखाव करे, जो मिलिट्री कैंप वैम्प जैसा है ना, तो ये सब चीज बनाएगा। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे लिखिए, कोची वाला लिख लिया। उसके बाद एक पॉइंट डाल के लिखिएगा, 1505 में 1505 में 1505 में पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मीडा फ्रांसिस डी अल्मेडा या अल्मीडा दोनों रहेगा, है ना, दोनों कहीं कहीं मिलता है। फ्रांसिस डी अल्मीडा को गवर्नर बनाकर, ब्रैकेट में वाइसराय भी लिख लीजिएगा। ब्रिटिश में वाइसराय गवर्नर दोनों अलग अलग है और गवर्नर जनरल भी अलग है। पुर्तगाल में दोनों गवर्नर या वाइसराय दोनों सेम है, तो गवर्नर या वाइसराय बनाकर भेजा। अल्मीडा ने नौसेना को मजबूत करने, अल्मीडा ने नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, परंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर का पद संभालने में अयोग्य रहा। हाँ, मतलब सफल नहीं रहा। ये बेसिकली
ब्लू वाटर पॉलिसी ले तो आया. सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ पॉलिसी is being implemented in any of the area or any of the region, it is entirely the what we can say the work of the governor to implement in all the territory. मतलब कोई पॉलिसी वो लेकर आया, और पॉलिसी लेके आने का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारा चीज होना पड़ता है कि आप किस तरीके से उसको लागू करेंगे. आज कोई भी कानून बना, कानून तो पार्लियामेंट में बन गया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? आपका कार्यपालिका करता है ना, एग्जीक्यूटिव. तो क्या इतना आसानी से हो जाता है क्या? अलग अलग पहलू में अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है. ब्लू वाटर पॉलिसी जो अल्मीडा के द्वारा लाया गया, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि हम लोग जो नौसेना जो है ना, उसको स्ट्रांग करेंगे. मतलब अरेबियन सी और इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा रीजन और ये पूरा का पूरा रीजन, इसमें ये पकड़ बनाना चाह रहा था अपना. लेकिन आपको ये चीज जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ यहां पे पुर्तगाल रहे ऐसा तो संभव नहीं है. इस साइड में अरब भी एक्टिव है, अरेबियन, ये लोग भी एक्टिव हैं. इस वाले रीजन में आप देखिएगा इंडोनेशिया से भी तो व्यापार हो रहा है. उस कालखंड में अपना छोटा छोटा जो साम्राज्य है वो भी तो अपना कर रहा है ना. तो ब्लू वाटर पॉलिसी लाने का सिंपल सा मतलब है कि यहां पे ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया और एक कार्टरेज सिस्टम भी लाया. कार्टरेज सिस्टम का मतलब होता है लाइसेंसिंग का, कि आप भाई साहब अगर यहां पे इस वाले एरिया में अगर आप करना चाह रहे हैं व्यापार, तो आपको मेरे साथ मतलब हमसे होकर गुजरना पड़ेगा, और हम अपना हो सकता है कुछ कनेक्शन ले लें, आपसे कमीशन भी ले ले कुछ 10% 5% कुछ भी. और यहां पे अगर कोई इसका बात ना माने तो यहां पे वो एक्टिव होके उसके साथ युद्ध भी कर सकता है ना. तो ये समस्या यहां पे है. आगे लिखिए इसमें. हाँ, 1509 में 1509 में 1509 में अल्बुकर्क ने गवर्नर का पद संभाला. अल्बुकर्क ने गवर्नर का पद संभाला, और वास्तविकता में अल्बुकर्क को ही, और वास्तविकता में ही अल्बुकर्क को ही क्या बोला जाता है? वास्तविक गवर्नर और वास्तविक संस्थापक. अल्मीडा पहला बन के आया, लेकिन ज्यादा काम अच्छा कौन किया है? पुर्तगाल का जो अल्बुकर्क था ना, पुर्तगाली शक्ति को व्यापक पैमाने पे बढ़ाने का श्रेय जाता है अल्बुकर्क को. फिर से बता दे रहे, एक सेकेंड. अल्बुकर्क 1509 में भारत आया गवर्नर बन के अल्मीडा के बाद. इसके बाद आप लिखिएगा कि 1509, इसी को अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है या माना जाता है. ठीक है ना. ऐसा क्वेश्चन से आपका इनकाउंटर हो सकता है एग्जाम में. अक्सर आपको लगता है कि जो पहला गवर्नर आता है या पहला वाइसराय जो आता है, आपको यही लगता होगा कि संस्थापक तो वही होगा. देखिए, थोड़ा सा इसमें समझने का जरूरत है. ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, अभी तो समझा है ना ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है. ब्लू वाटर पॉलिसी इस जगह को कंट्रोल करने का, नेवी के पावर को बढ़ाने का एक पॉलिसी था. ठीक है ना. सिंपल सा, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए. दूसरा, अल्बुकर्क ने ऐसा क्या किया कि उसको वास्तविक संस्थापक बोले? जो पॉलिसीज उसने लाया उसको और अच्छे तरीके से क्या किया, वो सुदृढ़ किया. सुदृढ़ करने का मतलब है कि मजबूती से और शक्ति प्रदर्शन के साथ उसने वो सारा चीज को किया. अभी हम लोग लिखते हैं आगे तो फिर और समझेंगे. लिखिए आगे. अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीना या छीन लिया. लड़ाई हुआ एक. ठीक है ना. और अल्बुकर्क पावरफुल तो था ही,
अपने पास पूरा मिलिट्री एक्सपेडिशन था। तो बीजापुर का जो शासक था ना, उसका नाम क्या था? आदिल शाह। तो उससे गोवा का के ऊपर अधिकार कर लिया, गोवा अपने पास रख लिया। तो आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा का सबसे पहला जो बीजापुर से है अपने साम्राज्य में सम्मिलित कौन किया? अल्बुकर्क। गोवा का के ऊपर जब अपना अधिकार रखा उस समय बीजापुर का शासक कौन था? आदिल शाह। ठीक है ना? या किस शासक से बीजापुर, मतलब किस शासक से, किस जगह के शासक से गोवा को छीना गया? बीजापुर। 3 क्वेश्चन बना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। क्या ईयर भी पूछ, हाँ मतलब 1509-10 के आसपास। 10 में सुनिए, युद्ध होता है पहले, ट्रीटी बाद में साइन होता है, ये हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक है ना? 1510-11 के आसपास आप मान लीजिए। 11 बहुत सारे किताब में एनसीईआरटी में पहले 10 भी दिया हुआ था। ठीक है ना? 11 भी दिया हुआ है बहुत जगह। तो क्या, हाँ हाँ बहुत जगह पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ है और सेम डेट के साथ पूछा है, उसमें ऑप्शन है 9, 10, 11, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को कमीशन हटा दिया, क्वेश्चन ही को हटा दिया। अब जो 10 मारे हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हम इस वाले किताब से पढ़े हैं, कुछ 11 मारे हैं। तो आप एकदम राउंड फिगर में 10, 11 और ऐसा करके अगर रहेगा ना 10 से 11 तो आप इसको मानिएगा, लेकिन अभी आप 11 मानकर चलिए। ठीक है? चल लिखिए, आगे लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों का विवाह पुर्तगालियों का विवाह भारतीय महिलाओं के साथ करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय महिलाओं के साथ करने के लिए प्रेरित किया, प्रेरित किया। एक और आपको हम लास्ट क्लास में बताए थे कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे लास्ट में गए 1961 में। 1498 में आए और 1961 में चले गए। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के स्टेटमेंट में पूछा है। ठीक है ना? किस एग्जाम में पूछा है ये हमको याद नहीं है, या तो उत्तर प्रदेश में पूछा है या मध्य प्रदेश में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है ना? और सही कथन का कूट में सम्मिलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन था पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे पहले गए, ये गलत हो गया है ना? दूसरा कूट था पुर्तगाली सबसे बाद में भारत में उनका आगमन हुआ और सबसे बाद में गए भी, ये भी था। और तीसरा था कि सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट सही था। तो इसको अगर आप एलिमिनेट करना जानते तो बाकी सब एलिमिनेट हो जाता है ना? तो कभी कभी आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ देगा, जैसे आने का पूछता है ना, जाने का ही पूछ सकता है। जैसे 54 के आसपास फ्रेंच लोग भी गया, पौंडीचेरी एक जगह था ना, पौंडीचेरी से वो लोग गया आजादी के बाद। 61 से हम लोग 61 में जो हुआ विजय अभियान, तो गोवा हम लोगों ने कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों को यहां से हटा दिया, मतलब उसके रूल को हटा दिया। आज गोवा गए हैं कोई? कोई नहीं गया, सब गरीब लोग है भाई यहाँ। बेसिकली कभी आप अगर वहां जाइए, कभी अगर आप वहां पे जाइएगा ना, तो आपको आज भी वहां पे बहुत सारा मॉन्यूमेंट, बहुत सारा जो स्थापत्य कला वगैरह, जो मतलब वहां पे चर्च वगैरह दिखेगा ना, सब पुर्तगाली वास्तविकता का है, वास्तुकला का है आज भी वहां का। हाँ मतलब वही गोथिक बोल सकते हैं आप, मतलब मिक्स्ड है। अब तो इंडियन का भी वहां पे बहुत सारा बन रहा है, लेकिन वहां पे आपको इंडिया का मेन स्ट्रीम से हट के चीजें लगेगी आपको। कल्चर बहुत ओपन है ना वहां पे, और इस तरीके का मतलब व्यवस्था है वहां। चलिए आगे लिखिए। हाँ किसी कुछ पूछना है? पूछना है तो भाई दिल पे बात मत रखो, पूछ लो। यहां पे बताना सही रहेगा। चलिए आगे।
एक और स्टेटमेंट VVI करके पॉइंट दे के लिख लीजिए। पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम, पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम, पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू, तंबाकू कॉमा आलू कॉमा पपीता कॉमा मकई कॉमा अनानस इत्यादि है। तो बहुत सारा चीज है, इतना काफी है। अनानस, ठीक है ना, की खेती भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभ मतलब किया। आपको बहुत सारा चीज ऐसा मिलेगा। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है आप समझिए। हम ये लिखवाने में इतना बिलीव नहीं रखते ये सब चीज, आप बस समझिए। हम आपके पास बस एक नोट्स हो कि क्विक रिवीजन आप करें तो आपके सामने हो, बस यही चीज है। एक एग्जाम, किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित फसलों पर विचार करें और निम्नलिखित में से किस कूट का फसल का खेती पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ हुआ है। तो एक एक में जैसे A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C है और D है। तो इसमें आलू प्याज ऐसे मटर वटर बहुत सारा चीज है। इसमें है अनानास पपीता, ठीक है ना, शुगर केन, शुगर केन समझते हैं आप, गन्ना, गन्ना भी इसमें लिख लीजिए, गन्ना भी उसके आने के बाद ही प्रारंभ हुआ है। तो ये कूट ऐसे करके और अलग अलग 4 गो फसल 5 गो फसल का कूट आपको दे देगा। अब उसमें से 2 आपको पता रहेगा कि भाई साहब आलू तंबाकू, ये तो आपको पता है, तंबाकू चारों में दे देगा। कमीशन को अगर क्वेश्चन टफ बनाना है ना तो आपको जानबूझकर ऐसा कुछ देगा जिसमें कि आप फंसे। जैसे तंबाकू आप ढूंढ रहे हैं, आपको सबको पता है तंबाकू, उसके आने तंबाकू चारों में ऑप्शन दे दिया। अभी हम आपको आलू बताए तो आलू भी मान लीजिए 2 गो में दिया। अनानस पता था आपको, पपीता पता था, शुगर केन पता था। अब आपको जब ये 3-4 चीज पता है तो आपके दिमाग में तो ये एक छप जाएगा ना, पपीता ढूंढेंगे आप, आलू ढूंढेंगे, शुगर केन ढूंढेंगे, अनानस ढूंढेंगे, और जहां पे आपको मिलेगा आप उसको मार देंगे। तो ये क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन टफ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ये। और ये क्वेश्चन अगर टफ हो जाएगा तो इसमें टेंशन लेने का बात नहीं है, आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। ये सब जब 10-15 किताब जब आप पढ़ेंगे ना, ये डेटा जो हम आपको भी लिखवाए हैं ना, अनानस वनानस, BHU के एग्रीकल्चर से निकाले हुए हैं। उसके एग्रीकल्चर में एक मतलब हिस्टोरिकल प्लांटेशन वगैरह है, उसमें का टॉपिक है ये निकला हुआ। बहुत सारे किताब में तो डायरेक्टली हैंड रिटन नोट्स वगैरह में मिल जाता है, ठीक है ना, लेकिन आपको बहुत सारे किताब में आलू मिलेगा, शुगर केन मिल सकता है, तंबाकू मिलेगा, बाकी अनानस पपीता, और पपीता भी पका हुआ या क्या है उसमें किताब में लिखा होता है, लेकिन पपीता आपको याद रखना है। आगे बढ़े, लिख लिए इसको। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम, पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 में, 1556 क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, है ना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कौन स्टार्ट किया, पुर्तगाल। आपसे आदमी का नाम पूछ ले पूरे विश्व में कि प्रिंटिंग प्रेस कौन किया, उसका नाम क्या है, गुटनबर्ग, जोहान गुटनबर्ग, कहीं साइड में लिख लीजिए। जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, इसका आविष्कार कौन किया, जोहान गुटनबर्ग, जोहान गुटनबर्ग। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले आविष्कार यही किया, ठीक है। और भारत में कौन किया, पुर्तगाली, कब, 1500
1956 में। ठीक है, आगे एक लास्ट पॉइंट आप इसमें लिखना चाहें तो लिख लीजिए। पुर्तगाली भारत से अधिक, पुर्तगाली भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। अब आपको ये सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सही है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो लोग चाहता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो, और बिजनेस केवल मुनाफा पे चलता है। आपको पता है ना, कैपिटलिस्ट अप्रोच, पूंजीवादी व्यवस्था। कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार आप करेंगे, उसमें जितना कॉन्फ्लिक्शन कम हो उतना ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। जैसे currently the government of India is considering so many FIIs to come to India। बहुत सारा आने वाला था FDI। अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी अगर थोड़ा सा उसके प्रति ना होगा, तो हमारे देश का पॉपुलेशन आप जान ही रहे, जनसंख्या कुछ में आगे भले ना बढ़े हो, पॉपुलेशन में कोई पीछे नहीं कर सकता। ठीक है ना, इतना पॉपुलेशन में अगर है तो जाहिर सा बात है, तीन चार चीजें तो हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो गरीबी भी होगी, गरीबी होगा, उसके बाद लिटरेसी रेट, इन सब में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जो हमारा है वो पूंजीवादी व्यवस्था को ज्यादा मानता है। हालांकि बोलते हैं कि हमारा मिक्स अप्रोच है, हम लोग समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को लेकर चलते हैं, लेकिन कोई भी जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन होगा ना, उसको कॉन्फ्लिक्ट एकदम नहीं चाहिए। तो जो पुर्तगाल जो थे ना, ये पुर्तगीज इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि इसलिए रखते थे क्योंकि वहां पे कोई उस तरीके का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं था, और वहां से मसाला वहां पे भी था। 2 आइलैंड है वहां पे, सुलावेसी, सेलिबीज, नाम सुने हैं? सुलावेसी, जावा, सुमात्रा, सेलिबीज, ये सब उसका आइलैंड है। ठीक है ना, एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, मतलब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें लिखा हुआ था सेलिबीज, सुमात्रा, ठीक है ना, जावा, तीनों क्या है? फसल का प्रकार, आइलैंड का समूह, है ना। उसके बाद कोई मतलब क्या तो बोला था, एक और था मतलब युद्ध अभ्यास, ऐसा करके कुछ था। तो इसमें आपको क्या मानना था? आइलैंड का समूह। कहां का? इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया से रुचि रखता था। नेक्स्ट एक टॉपिक डालिए, डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, और उसके नीचे लिखिए 1616, उसके नीचे लिखिए टॉपिक डाल के। डच ने 1605 ईस्वी में, डच ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी, मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन्होंने पुलिकट लेक है ना एक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, नहीं तेलंगाना अंदर है, लैंडलॉक्ड है वो, है ना, उन दोनों के बीच में है पुलिकट में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। तीसरी कहां किया? सूरत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। फर्स्ट सेकेंड थर्ड देके आप इसको लिख सकते हैं ना। सूरत में कब का नहीं, मतलब पहला दूसरा तीसरा, डेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। पहला जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहला का डेट कब है? 1605 में। कहां पे? मसूलीपट्टनम। उसके बाद यहां पे एक है पुलिकट। उसके बाद एक गुजरात में है आपका, कौन सा?
सूरत, पहला दूसरा तीसरा, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप रिवीजन इसको अच्छे से करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। 3 हो गया है ना। इसके बाद एक लिखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप लिखिए। 1759 में, हाँ 1759 में कौन सा युद्ध हुआ था? वेदरा का युद्ध। कोई बताएगा क्यों फेमस है ये युद्ध? निर्णायक हुआ और इससे पता चल गया कि जो डच है ना, वो अब भारत में उसका बहुत ज्यादा स्थापना उसका अब नहीं रह सकता, क्योंकि ये युद्ध हुआ था बेदरा का। किसका किसका? लिख लीजिए, इसको लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह पराजित किया और उनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। सभी कोठियों पर, व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। तो ये जो आप लिखे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है कि बेटा बेदरा है कहां, कहां पे है? मसूलीपट्टनम, गुजरात। ऐसा करते हैं एक एक करके सारा स्टेट का नाम ले लेते हैं। भाई साहब ये वेस्ट बंगाल में है, इस वाले रीजन में। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश कहां पे एस्टेब्लिश हुआ पहले, मतलब इस वाले पावर कहां बना? 3 प्रेसिडेंसी बनाया, तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे पहला प्रेसिडेंसी कोलकाता बंगाल में। और वहां पे डच आगमन जब हुआ तो डच के साथ वहीं पे क्या हुआ? एक लड़ाई हुआ जिसका नाम है बेदरा का युद्ध, और ब्रिटिशर्स बेदरा का युद्ध में उसको बुरी तरीके से पराजय कर दिया। इससे तो ये बात क्लियर हो गया कि डच का कोई वास्तविकता भारत में नहीं बचा, ठीक है ना, कंपटीशन से उसको बाहर कर दिया। इसी तरीके से जब वांडीवास का युद्ध होगा ना, बैटल ऑफ अंबर वांडीवास, ठीक है ना, अभी आएंगे उसमें, फ्रांसीसी के साथ, उसके साथ लड़ेगा, उसको साइडलाइन कर देगा और शादी ब्याह कर लेगा किससे? पुर्तगाल से, कैथरीन से, और दहेज वहेज में मुंबई ले लेगा। तो तीनों इसका जो रियल कॉम्पिटिटर है ना, वैसे कर करके क्या किया? उसको एलिमिनेट करता चला गया। चलिए नेक्स्ट आप लिखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा डेनिस लिख लीजिए पहले, इससे पहले डच लिखे था ना, डच में 1616 लिखे थे क्या? उसको 1602 कर लीजिए। डेनिस में लिखिए 1616। डेनिस लिख रहे हैं ना अभी हम लोग। डेनिस ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, डेनिस ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पे किया? भाई साहब आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले एग्जाम दिया है 1 2 3 में? 1 2 3, तीनों कौन कौन दिया है? ठीक है, अरे हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे ताकि आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाए, ठीक है ना। वैकेंसी का रोस्टर क्लियरेंस हो गया है ना, कितना आ रहा है? 80,000 के आसपास। ए को चाहिए आपको, ठीक है ना, मिल जाएगा। थोड़ा सा डिटर्मिनेशन से इतना आसानी से थोड़ा मिल जाएगा, बहुत लोग हैं, सबका कंपटीशन है, तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जो लोग पहली बार, कितने लोग हैं जो इस बार देंगे? तो आपके लिए खराब बात यह है कि इसके बाद टीचर का कब आने वाला है इसका गारंटी नहीं है, तो आपके पास केवल एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो इसको एकदम दमदार तरीके से दीजिए, ठीक है ना। सीट पहले से कम है, कंपटीशन ज्यादा होगा, तो पढ़ने का जरूरत भी आपको ज्यादा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना, जैसे त्रावणकोर वाला पूछ देगा, जैसे डेनिस कहां पे व्यापारिक कोठी बनाया? केरल के त्रावणकोर में, लिख लीजिए। क्या लिखा है पहले?
इन्होंने व्यापारिक कोठी केरल के त्रवणकोर में स्थापित की। केरल के त्रवणकोर में स्थापित की। त्रवणकोर में स्थापित की। और दूसरी कोठी, दूसरी व्यापारिक कोठी, दूसरी व्यापारिक कोठी कहां पे? बंगाल के रामपुर में। रामपुर एक उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है ना? लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाला रामपुर नहीं है। कौन सा है? बंगाल का रामपुर। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बंगाल। हाँ, बाद में इसका नाम हो गया सेरमपुर। बाद में हम लोग करेंगे अभी बात इसमें, ठीक है ना? रामपुर इसमें आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। फ्रांसीसी लिखे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1964 में हुई। हाँ, उल्टा बोल दी मतलब? फिर से? हम समझ नहीं पा रहे आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अरे भाई उसको लिख लो, 1664 लिख दो यार। अरे भाई साहब, ये सब थोड़ा सा फ्रांसीसी लिख लीजिए। अब 1664 में हुआ है ना? अब ये हुआ, ये सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस में किस वंश का शासन था? शासन पूछ रहे हैं, किस वंश का? वो राजा है, बर्बन डायनेस्टी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? बर्बन डायनेस्टी का लुई 14वां। लिख लीजिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के वक्त फ्रांस का शासक लुई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के वक्त फ्रांस का शासक लुई 14वां, 14th। ब्रैकेट में लिख लीजिए बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी, ठीक है ना? वो था। अरे हिंदी में भाई इसको कुछ और बोलते होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं बर्बन। बोर्बो या बर्बन ही सेम चीज है, मतलब नाम वही है, बर्बन डायनेस्टी। बिस्किट खाते हैं ना आप, बर्बन, वहीं से इन्फ्लुएंस है। चलिए आगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1669 1669 में पहली व्यापारिक कोठी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1669 में पहली व्यापारिक कोठी कहां पे बनाई? सूरत। सूरत में स्थापित की। सूरत में स्थापित की। और दूसरी कोठी कहां बनाया? मसूली पट्टनम। डेट नहीं लिखिए, बस लिख लीजिए दूसरी मसूलीपट्टनम में। पहली सूरत, दूसरी मसूलीपट्टनम में स्थापित की। एक और इंपॉर्टेंट करके लिख लिए तो VVI करके डालिए और उसमें लिखिए फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर, फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 में, कब? 1673 ने, मतलब 73 में पौंडीचेरी शहर की स्थापना की।
पौंडीचेरी शहर की स्थापना की, पौंडीचेरी शहर की स्थापना की। ठीक है, अब पूछेगा पौंडीचेरी मतलब का स्थापना कौन किया, तो इसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन, है ना, लिख लीजिए ब्रैकेट में कहीं पे, मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी शहर की स्थापना की। मतलब उस समय यही फ्रांस की तरफ से पावरफुल व्यक्ति यही था। अब एक चीज समझिए, कभी भी आप अगर पौंडीचेरी जाएंगे ना, जुबा मार्टिन और भी बहुत सारा वहां पे जगह आपको मिलेगा, मार्टिन लेन मिलेगा, है ना, कभी आप अगर उधर जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा। और मार्टिन के नाम से बहुत सारा चीज है, आज भी वहां पे बहुत सारा बंगला का नाम मार्टिन से है ना, तो कभी जाइएगा तो आप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले, नाम सुने हैं? फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले 1742 में, 1742 में फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले 1742 में क्या बना, गवर्नर बनकर आया। अब डुप्ले जो है ना, ये अंग्रेजों के एकदम नाक में दम करके रखे हुए था। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए क्या है। 1742 का जो पॉलिटिक्स है ना, इंडिया का पॉलिटिक्स, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए क्या है। फ्रांसिस जो लोग हैं, इस वाले रीजन में पुर्तगाल है, इस वाले रीजन में कौन है, इस वाले रीजन में पूरा का पूरा फ्रांस एक्टिव है। अब फ्रांस जो है वो है एक सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी का मतलब इसका पूरा का पूरा जो काम कर रहा है वो सरकारी मतलब हिसाब से हो रहा है। सरकारी का मतलब इसका जो भी गवर्नर वगवर्नर होगा ना, इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा फ्रांस से। और ये जो डुप्ले जो आया ना 1742 में, 1742 में डुप्ले जो आया बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व वाला आदमी था। मतलब इतना ज्यादा इसका प्रबल व्यक्तित्व था कि अंग्रेज का एक एक पॉलिसी का इसके पास तोड़ था। अगर अंग्रेज किसी जगह पे अपना मैत्री संबंध बना रहे हैं तो उसके अपोजिट से तुरंत ई मना ले रहा है। और इतना ज्यादा ये टॉर्चर करके रखा था अंग्रेज को, और अंग्रेज को ये चीज पता चल गया था कि बेटा जब तक ये रहेगा ना तब तक वास्तविक तो हम साउथ में अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे सबसे पहली बार हुआ करप्शन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स ने, जो कर्मचारी होते हैं ना ऊपर लेवल के कर्मचारी, ये फ्रांस के जो, क्योंकि सरकारी कंपनी है, फ्रांस के लोगों को, मतलब जो इसका गवर्नर जनरल के ऊपर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा ना, उसको पैसा खिला के इसका ट्रांसफर करवा दिया, इसको वापस बुलवा लिया। और जब ये वापस गया तो इसके जगह दूसरा आदमी आया, और जब दूसरा आदमी आया तो क्या हुआ, इतना प्रबल तो था नहीं। तो ब्रिटिशर्स इसीलिए बोलते हैं कि बहुत दिमाग से काम करता है। उसको पता है कि लड़ाई में हम इससे युद्ध नहीं, मतलब जीत ही नहीं पाएंगे कभी। तो इसको हटाने के लिए इसके ऊपर के ऑफिशियल्स को फ्रांस में पैसा खिलाया और बोला कि उसको किसी भी तरीके से बुला लो। और इतना बेवकूफ और जाहिल था फ्रांस वाला लोग कि इसको वापस बुला लिया। और ये पूरा का पूरा जब यहां से वो गया वापस, तो इस एरिया में आराम से इसको दिक्कत नहीं हुआ ब्रिटिश को अपना विस्तार करने के लिए। समझ रहे? अगर एक कंडीशन है, मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ रहता तो क्या होता। तो ब्रिटिशर्स का मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जहां तक समझ पा रहे हैं, इस एरिया में जो है ना पुर्तगाल को भी भगा देता, ठीक है ना, और इस एरिया में पूरा का पूरा अपना एक कंसंट्रेशन बना लेता। कम से कम 50 साल के लिए तो बनाता। समझ पा रहे हैं? तो ये इसके पीछे का कहानी है। चलिए आगे लिखिए। डुप्ले का लिख लिया आपने। और डुप्ले के समय में ही क्या होगा, कर्नाटक का युद्ध होगा। कर्नाटक, कितना युद्ध हुआ कर्नाटक का, कब कब हुआ,
48, उसके बाद 49 से 54, और उसके बाद मतलब 56 57 से आप मतलब 56 से 63 ले लीजिए। पहला चला 2 साल, ये चला 5 साल, ये चला 7 साल, ठीक है ना। हाँ मतलब सप्तवर्षी 7 साल चला। और अब इसको समझिए थोड़ा सा, लिखवा तो हम देंगे आपको, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए क्या हुआ। पहला जो फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध हो रहा था, इसके पीछे कारण कहां का था? भारत का कारण था। ऑस्ट्रिया के जो राजगद्दी है ना, उसके मतलब मतलब उसका जो उत्तराधिकारी का होगा ना, उसमें फ्रांसिस बनेगा या इंग्लिश बनेगा। इस उत्तराधिकारी के ऊपर वहां पे युद्ध हो रहा था, जिसका प्रमुख कारण था। तो वो लोग वहां पे लड़ रहा था और इन लोग भाई साहब यहां लड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और ये एक संधि से खत्म हुआ। उस संधि का क्या नाम है? एक्स ला चैपल, ठीक है ना। एक्स ला चैपल का एक संधि हुआ, ठीक है। जो उसके बाद ये मतलब एक निर्धारण किया गया कि क्या हुआ। अब एक्स ला चैपल अगर आप देखेंगे ना, तो कम से कम 3 4 सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके टीचर वाले में, अलग अलग सब्जेक्ट वाले में पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो पहला कर्नाटक युद्ध जो हो रहा था, पहले कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया में जो मतलब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था वो था। ये खत्म किसके द्वारा हुआ? एक्सला चैपल का संधि। बहुत बार पूछता है एक्सला चैपल का जो संधि है वो किन दो प्रमुख शक्तियों के बीच में हुआ? फ्रांस ब्रिटेन। बहुत बार ऑप्शन दे देगा, फ्रांस पुर्तगाल, पुर्तगाल ब्रिटेन, फ्रांस ब्रिटेन, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और ये सब क्वेश्चन टफ हो जाता है। एक्सला चैपल डेट है, पूछेगा कब हुआ है? 49 में। 48 में युद्ध हुआ, 49 में हो गया। सेकंड वाला जो है, सेकंड का जो युद्ध हुआ, सेकंड वाला, इसका कारण क्या था? भारत में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हुआ, ठीक है ना। भारत में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हुआ। यह किससे खत्म हुआ? पौंडीचेरी की संधि के साथ। और पौंडीचेरी की संधि कब हुई? 1755, 1754-55 के आसपास, मतलब 55 मान लीजिए आप, 1755 के आसपास हुआ। तीसरा जो युद्ध हुआ वो 7 साल से जो युद्ध चल रहा था यूरोप में, उसके तत्कालिक कारण की वजह से यहां पे चला, यहां पे भी 7 साल चला, ठीक है ना। और ये खत्म किससे हुआ? किस संधि से? पेरिस की संधि के साथ। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए ब्रैकेट में। क्या ये वाला 56? हाँ 56 ही लिख लीजिए इसको आप। एक सेकेंड यार, चेक कर ही लेते हैं हम। इसका 56 ही होना चाहिए। देखिए बहुत अलग अलग किताब में अलग अलग मिलता है, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, वो भी ओल्ड वाला। ओल्ड एनसीईआरटी में ये मेरे हिसाब से 56 दिया हुआ है, ठीक है ना। 56 से लेके, क्योंकि 7 साल अगर हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, अगर 57 होगा तो 6 साल होगा ना। तो 56 से 63 तक चला है तो 7 साल चला है, बस आप ये याद रखिएगा। क्या? हाँ हाँ 56 भाई साहब, 56 तो सही होना ही चाहिए था। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, 57 दे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर चांस होता है क्वेश्चन हट जाएगा। इस बार बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है ना, इस बार बीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है कि बिहार जो है वो मतलब कब अलग हुआ, मतलब वास्तविकता में कब मतलब अलग हुआ उससे। तो आपको पता है कि 22 मार्च 1912 में हुआ है। तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, एक मार्च 1912 और एक अप्रैल 1912। अब इसमें 90% लोग, जो लोग थोड़ा बहुत ही पढ़ा है ना, वो मार्च मार के आएगा, क्योंकि हम लोग बिहार स्थापना दिवस कब मना रहे? 22 मार्च को मना रहे। लेकिन आंसर की में दिया इसका पता है कि अप्रैल दिया। बोला कि उस समय घोषणा हुआ, लेकिन जो लीगल फर्म में जो आया, मतलब कानूनी तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होने के बाद ये अप्रैल से चालू हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन से क्या है ना, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने का जरूरत है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से पढ़ के ही अटेम्प्ट लें, क्योंकि ये सब में क्या होगा, कमीशन खेल जाता है ये सब क्वेश्चन में।
बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे एक बार और क्वेश्चन दिया था कि वीर कुंवर सिंह जो है, बाबू कुंवर सिंह कहां से लड़ रहे थे। ऑप्शन में दिया है भाई साहब पटना, बक्सर, ऐसे आरा कहीं दिया ही नहीं है। 4 ऑप्शन था, तो सब लोग बोला कि ये वाला क्वेश्चन हटाइए, तो बीपीएससी बोला हम नहीं हटाएंगे। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया है क्या इस क्वेश्चन का, कि वीर कुंवर सिंह शारीरिक रूप से लड़ रहे थे कहां से, आरा से, लेकिन मानसिक रूप से लड़ रहे थे पटना से। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन देता है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही। अगर हट जाएगा ये क्वेश्चन तो सबको नंबर मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन नेगेटिव में आप में तो है नहीं, तो आप 100% जो आपको मार्क आना है वो मार्क कराइए। ठीक है, चलिए आगे। कहां तक लिखे हम लोग, कर्नाटक का युद्ध हुआ। एक और लिखिए, इसको आप लिख लीजिएगा, नहीं तो इसको आप बोलिएगा तो हम डिटेल में अलग से लिखवा देंगे। अच्छा, इसको अभी रहने देते हैं ना, पहले इसको लिखवा देंगे हम डिटेल में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। एक और लिख लीजिए पॉइंट देके, 1760 में वांडीवास के युद्ध में, 1760 1760 में वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया और फ्रांसीसियों के कोठियों पर अधिकार, के कोठियों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फ्रांसीसियों का भारत के अधिक, फ्रांसीसियों का भारत के अधिक, फ्रांसीसियों का भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आजादी के बाद तक, किंतु वे आजादी के बाद तक भारत में रहे, भारत में रहे और 1956 में, और 1956 में भारत छोड़कर गए। ठीक है, भारत छोड़कर गए। अब इसको थोड़ा सा समझिए आप। पुर्तगीज कब गया, 1961। फ्रांसिस कब गया, 1956। अंग्रेज कब गया, 1947। आपसे अगर हम पूछे क्या वास्तविकता में ऐसा है, भारत आजाद हो गया ब्रिटिशर से, ऐसा थोड़े कि, लेकिन हम लोग बाद में अगर आप देखिएगा साउदर्न पार्ट में, तो वहां पे 61 तक तो पुर्तगाल अपना गोवा के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ ही था। पौंडीचेरी जो आज के डेट में आपका क्या है कि यूनियन टेरिटरी है ना, पौंडीचेरी ये भी किसके कब्जे में था, फ्रांस के, और फ्रांस के कब्जे में था, और 56 में ये लोग गया। तो इसको इतना टाइम क्यों लगा, 6-7 साल, क्योंकि वहां का पूरा जो इकोनॉमी है, वहां का पूरा जो आपका पावर है, वो किसके अधीन था, फ्रांसिस के अधीन था, फ्रांसीसियों के अधीन था। वहां पे किसी भी तरीके से भारतीय जो, मतलब हम जैसे ही आजाद हुए, आपको पता है ना, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया, आजाद हुए हैं और पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया। पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के बाद हमारा आर्थिक व्यवस्था जो है ना, थोड़ा सा डगमगा गया था। फिर हम लोगों ने 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ठहराव आया, तब हम लोगों ने फिर ऐसा इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया। ठीक है, और 56 में इसको भगाया ब्रिटिश को, सॉरी फ्रांसिस को, 61 में पुर्तगालियों को हटा दिया। टाइम कितना हुआ है,
है ना। अभी एक और लिखना चाहें तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखना चाहेंगे क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग कल लिखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। अभी तक जो भी चीज हम लोग पढ़े एक बार इसको जरा सा जल्दी से देखिए तो आप, कहीं कुछ अगर डाउट है तो पूछे। क्लास में जो आपको हम बता रहे हैं यहां पे आराम से ढंग से सुनिए, एक बार घर जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और अगले दिन या उसी दिन अगर आपके पास टाइम है तो घटना चक्र का सवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको परेशानी कहीं नहीं होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, और आप बिलीव कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से आपको कम से कम 5-7 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब क्वेश्चन इजी है, टफ है तो सबके लिए टफ है, लेकिन इजी क्वेश्चन अगर आप गलत करके आएंगे ना तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, आप एक्सेप्शन है, और भी लोग हैं जैसे इजी क्वेश्चन में अगर आप सोच रहे हैं कि गलती हो जाएगा तब फिर दिक्कत है। इजी क्वेश्चन अगर आप देखिए, टफ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ है ना, तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा मैटर नहीं करता। आप अक्सर कोई भी एग्जाम देकर आइएगा ना, आप देखिएगा कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन की वजह से या बहुत सारा मतलब प्रेशर की वजह से आपका जाना हुआ 8 से 10 क्वेश्चन गलत करके आए हैं आप। ऐसा होता है। ऐसा होता क्यों है? रिवीजन के कारण होता है। आप रिवीजन टाइम से करते नहीं है, और जब आप टाइम से रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मेरे साथ एक प्रॉब्लम यह है कि पहले मेरा भी बहुत गलती होता था, लेकिन एक बार जो एग्जाम में मेरा क्वेश्चन गलती हो गया, वो जीवन में कहीं पे टकरा जाए हमसे वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एकदम दिमाग में बैठ जाता है। बहुत मार्जिनल मार्जिनल मार्किंग से फाइनल रिजल्ट मेरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम होगा। हम इसीलिए आपको बोल रहे हैं रिवीजन। हम लोग को लगता है ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा पढ़ लेंगे तो ज्यादा से क्वेश्चन आएगा, नहीं। पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है। अपने रूटीन में एक पार्ट बना लीजिए रिवीजन का, बिना रिवीजन के नहीं होगा। आप 100 पेज पढ़े, 10% ही याद रहा। आप 10 पेज पढ़ के जाइएगा ना, उसको एक बार रिवीजन कीजिएगा तो कम से कम 5 से 7 पेज याद हो जाएगा। 50 से 60% कलेक्शन हो जाएगा आपका। तो एक बार रिवाइज कीजिए, और फैक्चुअल चीज जो है ना, जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। जैसे दरोगा का क्वेश्चन आप देखिएगा तो सारा फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन है। एनालाइज वाला क्वेश्चन आता है वो आपका हो जाएगा बीपीएससी यूपीएससी में, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, लेकिन आपके टीचर वाले एग्जाम में ज्यादा वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप सही में डिटरमाइंड होकर अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तोप वाला क्वेश्चन नहीं है। कट ऑफ भी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, पहली बार से कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है। मैथ का कट ऑफ जो है, एक दो मतलब स्टूडेंट थे मेरे 99 लेके आए हैं कट ऑफ में। 99 था मार्क्स कि सर इस बार हो जाएगा, नहीं हो पाया। 115 क्वेश्चन में 99 लाना बहुत बड़ी बात है, और इतना में भी रिजल्ट नहीं हो पा रहा। 120 क्वेश्चन भी नहीं, 115, 5 क्वेश्चन तो हटा दिया था वो। 115 में 99 लाने पे नहीं हो पा रहा है, 102 कट ऑफ गया है। हाँ मतलब वो सबको मिल गया था नंबर, तो सबको हटा दे या सबको नंबर दे दे, बात तो वही हो जाएगा। पिछले बार का कट ऑफ था 94 मैथ्स का, इस बार का 102 गया है, मतलब 8 नंबर ज्यादा। कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है क्या कोई? आप लोग का भी बीएसटी वगैरह में आप देखिएगा तो उसका भी कट ऑफ 12-13 नंबर बढ़ा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और मॉक डेली मारिए। 10 ही क्वेश्चन का मारिए, लेकिन डेली बेसिस पे 10 से 15 क्वेश्चन किसी भी एप्लीकेशन में जाइए या घटना चक्र उठा के मारिए, सैंपल पेपर लेके मारिए, लेकिन डेली बेसिस पे। वो चाहे बीपीएससी का क्वेश्चन हो, यूपीएससी किसी का भी हो, आप उसको मारिए। क्योंकि आपके प्रैक्टिस में अगर वो चीज़ आ जाएगा ना तो एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत होने का संभावना कम होगा। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि अच्छे से करेंगे तो सबका लगभग हिस्ट्री में आपको हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं वैसे करेंगे तो हिस्ट्री में 100% तो हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 90-95% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं है, और अगर टफ क्वेश्चन पूछा भी है तो कहीं से पढ़ रहा हो उसके लिए भी टफ है। ठीक है, हम लोग के पास लिमिटेड टाइम रहता है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का। आपको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का जरूरत है, तो आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको जो भी लगता है आप लाइए क्वेश्चन। 5-10 मिनट हम एक्स्ट्रा बैठते हैं वहाँ पे, आपको अगर डाउट है तो आप वहाँ पे लाके पूछिएगा।
हम क्लास ऐसे ही फ्लो में चलाएंगे और हम लोग इसको आज जैसे यहाँ तक कंप्लीट किए हैं ना, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग सेपरेटली एक चीज और करेंगे। जैसे ये तो हम लोग अभी ब्रिटिश का आगमन देख लिए, लेकिन उस समय उसके आगमन के समय बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन सब का कंडीशन क्या था, यहाँ पे किस तरीके का पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले बंगाल में क्या चल रहा था, फारूक सियार था, सिराजुद्दौला कौन था, कैसे आया, ये सारा चीज भी जरूरत है, क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझ पाइएगा ना तो फिर आप क्रोनोलॉजिकली जोड़ नहीं पाइएगा उन सब चीजों को। क्योंकि ब्रिटिश आया अपना अपना जगह पे, कोई यहां बना रहा है फैक्ट्री, कोई वहां बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है। बंगाल का पॉलिटिक्स अलग है, इस वाले रीजन का पॉलिटिक्स अलग है, त्रावणकोर वाला अलग है, गुजरात वाले का पॉलिटिक्स अलग है, तो सबको समझना जरूरी है। एक बीच में अवध है, वहां का पॉलिटिक्स थोड़ा अलग है, तो हम लोग कल क्रोनोलॉजिकली इसको भी देखेंगे। कल है ना क्लास? चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट? देख लिए एक बार सारा कुछ, इसको आप चाहे तो फेयर कर सकते हैं, नहीं तो बस पढ़ने लायक अगर लिख लिए तो ज़्यादा टाइम में नोट्स वोट बनाने में मतलब वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, ठीक है।